पॉलिटिकल एटीट्यूड्स। कुछ नहीं, आप सारा पढ़ चुके हैं, अब तो उसको बस थोड़ा सा अप्लाई कर देना है और बात उसके साथ ही समाप्त हो जाएगी। इससे प्रश्न ये आ सकते हैं कि क्या होते हैं, इनका क्या महत्व है, कैसे बनते हैं, कैसे चेंज होते हैं, यही सब चीजें। और क्या हाल ही में कोई ऐसा परिवर्तन आपको नजर आ रहा है अपने जीवन में या समाज के जीवन में? तो पहली बात क्या है, राजनीतिक अभिवृत्तियां क्या हैं, इनके प्रकार क्या क्या हैं, कैसे बनती हैं, क्या है के साथ इसका प्रभाव भी नोट कर लेते हैं। इसका प्रभाव या महत्व क्या है, फिर इनके प्रकार क्या हो सकते हैं, फॉर्मेशन, और अंत में ये कि अगर बदलना हो किसी की राजनीतिक अभिवृत्तियों को तो कैसे बदलेंगे। और ये लगभग 60-70% वही आंसर है जो अब तक हमने पढ़ा है, कुछ अलग नहीं है। उसी का एक छोटा स्पेसिफिक रूप आपसे पूछ सकते हैं। तो क्या है राजनीतिक अभिवृत्तियां? सिंपल है, किसी भी राजनीतिक विषय से जुड़े, किसी भी राजनीतिक विषय से जुड़ी अभिवृत्तियां, इन्हें बोलते हैं राजनीतिक अभिवृत्तियां। सो सिंपल। तो एनी एटीट्यूड रिलेटेड विद एनी पॉलिटिकल एस्पेक्ट, किसी भी राजनीतिक विषय से जुड़ी अभिवृत्तियां ही राजनीतिक अभिवृत्तियां हैं। जैसे यदि कोई आपसे पूछे कि किस किस तरह की हो सकती है, तो हम ऐसा करते हैं प्रभाव प्रभाव में पहले प्रकार समझते हैं। कई प्रकार हो सकते हैं। जैसे एक हो सकता है कि राजनीति के बारे में, राजनीति के बारे में क्या क्या एटीट्यूड्स हैं हमारे समाज में। सब लोग उसको पसंद करते हैं, कुछ लोग खारिज भी करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ कहते हैं बकवास चीज है, भाई साहब जिंदगी में कुछ भी कर लेंगे पर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। पॉलिटिक्स शब्द ही बुरा हो गया है। क्या बोलते हैं लोग, अरे यार ये बहुत पॉलिटिक्स करता है, कोई बोलता है ये बहुत इकोनॉमिक्स करता है, ये बहुत आईआर करता है, ये बहुत ज्योग्राफी करता है, कोई नहीं बोलता है बहुत पॉलिटिक्स करता है। और जब भी कोई आपके बारे में किसी के बारे में कहेगी बहुत पॉलिटिक्स करता है, तो तारीफ सूचक बात हो रही है कि बुराई की बात हो रही है? बुराई की बात हो रही है। यानी पॉलिटिक्स शब्द अपने आप में ही बुरा बन गया है। और इसका मतलब जो भी समाज के ठीक ठाक लोग हैं उनके मन में जनरल परसेप्शन ये है कि बुरी चीज होती है। तो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ लोग मानते हैं कि महत्वपूर्ण है, कुछ मानते हैं बकवास है, जिंदगी में कुछ भी करेंगे पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। ठीक, एक तो ये हो गया। तो स्वयं राजनीति के बारे में। दूसरा क्या हो सकता है, राजनीतिक दलों के बारे में हो सकता है। कोई कह सकता है कि मैं कांग्रेस को पसंद करता हूं, बीजेपी को ना पसंद करता हूं। कोई कह सकता है मैं बीजेपी को पसंद करता हूं, कांग्रेस को खारिज करता हूं। तो विभिन्न दलों के प्रति आपके एटीट्यूड्स अलग अलग हो सकते हैं। फिर जो राजनीति में नेता लोग हैं उनको लेके हो सकता है। कुछ लोग नेता को पसंद करते हैं दल की बजाय। इंडिविजुअल सेंट्रिक पॉलिटिक्स जो होती है ना, उसमें नेताओं का महत्व ज्यादा होता है, न कि दलों का या उनके मैनिफेस्टो का, अप्रोच का, उसका महत्व कम हो जाता है। और क्या हो सकता है, एक राजनीतिक प्रणाली को लेकर हो सकता है कि लोकतंत्र आपको पसंद है, डेमोक्रेसी पसंद है, या डिक्टेटरशिप पसंद है, या कोई और सिस्टम पसंद है। फिर राजनीतिक विचारधाराओं को लेकर हो सकता है। विचारधाराओं में आप कह सकते हैं कि लेफ्ट और राइट, एक तो ये बेसिक तरीका है ही कि वामपंथ और दक्षिण पंथ में से कौन सा आपका रुझान का क्षेत्र है। इसी को अगर आप इंग्लैंड की भाषा में कह देंगे तो एक तरफ लेबर पार्टी, एक तरफ कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव और प्रोग्रेसिव आप कह लीजिए, आपकी अप्रोच कंजर्वेटिव है या प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव या लिबरल कह लीजिए। जो लिबरल व्यक्ति होगा उसकी सामान्य पहचान होगी कि वो नए परिवर्तनों को खुल के स्वीकार करेगा, वो खुश होता है इस बात से। और जो कंजर्वेटिव होता है वो चाहता है यथास्थितिवाद, स्टेटस कोइज्म बना रहे। कंजर्वेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, रूढ़िवादी। जो चाहता है कि जो चल रहा है चलने दो, उसको बदलो मत, जैसा है ठीक है। 4 विवाह करते हैं, करने दो। 3 बार तलाक बोलते हैं, बोलने दो। हलाला करते हैं, करने दो। महिलाएं बुर्का पहनती हैं, पहने दो। हिंदू महिलाएं पर्दा करती हैं, करने दो। तनाव मत लो। धर्म की बात है, क्यों टांग अड़ाते हो भाई? घरों के अंदर पति पत्नी को मारता है, मारने दो। घर की बात है, तुम काहे बीच में आ रहे हो? ये जो टेम्परामेंट है जिन दलों का है, जिन व्यक्तियों का है, वो कंजर्वेटिव है। और जो कहे कि नहीं परिवर्तन करना चाहिए, वो लिबरल हैं, रेडिकल हैं या डेमोक्रेट्स हैं। वो क्या कहेंगे, नहीं डोमेस्टिक वायलेंस एक वायलेंस है, उसके खिलाफ कानून होना चाहिए। मैरिटल रेप भी एक रेप है, उसके विरुद्ध भी कानून होना चाहिए। तो वो उस तरह की बात करेंगे, ये होगा। तो राजनीति से जुड़े हुए किसी भी विषय पर आपके सकारात्मक या नकारात्मक अभिव्यक्तियों को बोलेंगे पॉलिटिकल एटीट्यूड। इनका प्रभाव या महत्व क्या है? इसका उत्तर सिंपल सा है कि राजनीति का महत्व हमारे जीवन में क्या है। अच्छा, आप ये बताएं कि हमारे सोशल सिस्टम को चलाने के लिए पॉलिटिक्स भी चाहिए, इकोनॉमिक्स भी चाहिए, सोशल सिस्टम भी चाहिए, रिलीजन भी चाहिए, और भी कुछ चीजें होंगी ही, मॉरल सिस्टम भी चाहिए। इन सब में आपकी राय में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा सिस्टम है? देखो, ये है पॉलिटिकल सिस्टम, ये है सोशल सिस्टम, ये है इकोनॉमिक सिस्टम, रिलीजन, मोरालिटी। इन सब में आपकी राय में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? अच्छा, आप में से कितने लोग मानते हैं कि सही उत्तर सोसाइटी है?
नंबर 2 वाला, ठीक। कितने लोग मानते हैं इकोनॉमिक्स है नंबर 1 पर, बराबर संख्या। कितने लोग मानते हैं पॉलिटिक्स है इसका उत्तर, इसमें सबसे कम लोग हैं। रिलीजन और भी कम, 2 ही लोग हैं। और कौन सा बचा, मोरालिटी, नैतिक व्यवस्था, इस पर फिर भी 10-15, इसलिए कि क्लास उसी की चल रही है तो थोड़ा उसका सम्मान रखने के लिए आपको लगा हाँ कर देना चाहिए, ठीक। चलिए, इस पर सबका अपना अपना मत है भाई। इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी मानता है इकोनॉमिक्स से बड़ा कुछ नहीं है। सोसाइटी या सोशियोलॉजी का विद्यार्थी मानता है कि सोसाइटी ना हो तो ढेले भर का ना पॉलिटिक्स ना इकोनॉमिक्स से, बात सही भी है। एक सोशल सिस्टम में सारे सिस्टम चल पाते हैं, ये बात तो सही है। पॉलिटिक्स सबसे महत्वपूर्ण है ऐसा कहने वाले लोग मानते हैं। जैसे एक व्यक्ति था एच.जे. लास्की, लास्की ने ये बात कही, समझा के कही। लास्की ने ये नहीं कहा कि महत्वपूर्ण है, लास्की ये मान के चल रहे कि महत्वपूर्ण तो है ही, वो बता रहा है क्यों महत्वपूर्ण है, रीजन दे रहा है। फिर रीजन ये है कि एक सिद्धांत है प्लूरलिज्म, बहुलवाद, और प्लूरलिज्म के कई मतलब होते हैं। लास्की ने इसका प्रयोग कई स्तरों पे किया। एक तो उसने कहा देश के बाहर अब बहुत सारे देश हैं, उन सबका अपना अपना महत्व है, और वहां पर अब सिस्टम ऐसा आएगा कि किसी एक देश की धौंस नहीं चलेगी, सब मिलकर सिस्टम चलाएंगे। जब यूएन बना, लीग ऑफ नेशंस बना, पहले उस समय का दौर था, तो उसने कहा कि अब देश के बाहर की दुनिया बहुलवादी हो गई है। लोगों ने कहा बढ़िया बात है भाई, वेरी गुड। फिर उसने कहा देश के अंदर की दुनिया भी बहुलवादी होने की ओर अग्रसर है। इंग्लैंड का आदमी था, 1950 में उसकी मौत हुई, और उसने पूरा वो दौर देखा, 1893 से 1950 के बीच में वो रहा, जिस समय लीग ऑफ नेशंस बना और अमेरिका एक फेडरल कंट्री के रूप में सफल हो चुका था, महत्वपूर्ण हो गया था। और यूरोप में एक, अब इंग्लैंड को छोड़ देंगे, बाकी देशों में जनरली फेडरलिज्म वाला टच ज्यादा दिखता है। तो उसने कहा देश के अंदर विभिन्न राज्यों के बीच में बहुलवाद चलता है, एक सत्ता नहीं है, सत्ता के बहुत सारे केंद्र हैं। एक तो दुनिया में सत्ता के बहुत सारे केंद्र हो गए, फिर एक देश के भीतर सत्ता के बहुत सारे केंद्र हो गए, ये प्लूरलिज्म के लेवल से। और फिर कहा सबसे महत्वपूर्ण स्तर यह है कि किसी देश के अंदर की जो सत्ता है या राज्य के अंदर की सत्ता है, उसमें भी सत्ता के बहुत सारे केंद्र हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स अगर एक सत्ता है तो इकोनॉमिक्स भी एक सत्ता है, सोसाइटी भी एक सत्ता है, और ये सारी सत्ताएं एक प्लूरलिस्टिक माहौल में काम करती हैं। इस लेवल पर उसने कहा कि इन सारी सत्ताओं के बीच में संबंध क्या है। और तब उसने कहा ये सारी सत्ताएं ठीक से काम कर सके, इसके लिए जरूरी है कि एक सत्ता ऐसी हो जो इन सबको रेगुलेट कर सकती हो, और ये रेगुलेट करने का कार्य जिस सत्ता के हाथ में है वो पॉलिटिकल पावर है, क्योंकि पॉलिटिक्स ही तय करती है कि बजट क्या होगा, इकोनॉमिक सिस्टम कैसे काम करेंगे, कौन सी आर्थिक गतिविधियां अलाउड होंगी, कौन सी गतिविधियां अलाउड नहीं होंगी, सोसाइटी की कौन सी नॉर्म्स को कानून माना जाएगा और किन नॉर्म्स के खिलाफ कानून बनाया जाएगा, ये पॉलिटिक्स तय करती है। और लास्की ने कहा प्रमाण ये है कि बाकी किसी भी सत्ता के पास व्यक्ति को फिजिकल पनिशमेंट देने की शक्ति नहीं है। व्यक्ति को फिजिकल पनिशमेंट देने की शक्ति केवल राज्य के पास है। ये इस बात का प्रमाण है कि राज्य की शक्ति और राज्य का महत्व बाकी सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद फाइनल है, इसका मतलब है कि पॉलिटिक्स का व्यक्ति, पॉलिटिकल साइंस का व्यक्ति इस बात को जस्टिफाई कैसे करता है कि पॉलिटिक्स बाकी सबकी तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अगर मामला डेमोक्रेसी का है तो डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल एटीट्यूड्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि जनता, जिसको जनार्दन कहते हैं, जनता तय करती है कौन सत्ता में रहेगा, और जनता जो निर्णय करेगी सत्ता में किसी को भेजने का, वो निर्णय कैसे करेगी, अपने एटीट्यूड्स के आधार पर करेगी। इसलिए लोकतंत्र में जनता के पॉलिटिकल एटीट्यूड्स पूरे देश की किस्मत तय करते हैं। अब बात समझ पा रहे हैं? लोकतंत्र में जनता की राजनीतिक अभिवृत्तियां उस देश की किस्मत तय करती है। और इसलिए कुछ लोग कहते हैं, जैसे जे.एस. मिल को बहुत डाउट था, अरस्तु को बहुत डाउट था डेमोक्रेसी को लेकर। प्लेटो से पूछा गया कि डेमोक्रेसी कैसा सिस्टम है, प्लेटो ने इतनी गालियां दी डेमोक्रेसी को। वो डेमोक्रेसी का दुश्मन नंबर 1 है दुनिया के इतिहास का, प्लेटो, क्योंकि उसके गुरु सुकरात को लोकतंत्र की पद्धति ने जहर का प्याला पिला दिया था, और उसका मानना था कि हर व्यक्ति बराबर बुद्धिमान नहीं होता, और गधों के हाथ में अगर आप शासन दे देंगे ना तो गधा तंत्र बनेगा, लोकतंत्र नहीं बनेगा। और कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि लोकतंत्र वह व्यवस्था है जहां अगर 51 गधे इकट्ठे हो जाएं तो राष्ट्रगण ढैंचू ढैंचू ही होता है। अगर 51 गधे इकट्ठे हो गए, और गधों की संख्या 51 ही होती है, हंस की संख्या 8-10 से ऊपर नहीं होती है। IQ के लेवल से डिस्ट्रीब्यूशन सब समझ सकते हैं इस बात को। इसलिए लोकतंत्र में यह खतरा हमेशा होता है कि भीड़ तंत्र बन जाएगा। इसलिए प्लेटो ने उसका विरोध किया। अरस्तु ने मिश्रित संविधान की बात की, जिसमें डेमोक्रेसी का हल्का सा एलिमेंट हो किंतु प्योर डेमोक्रेसी ना हो। जे.एस. मिल 19th सेंचुरी में वो भी डेमोक्रेसी का समर्थन करते हुए कांप रहा है, कह रहा है कि थोड़ा मिश्रित व्यवस्था हो, प्रतिनिधिमूलक सिस्टम बना देंगे, लेकिन हर व्यक्ति को राइट देना ठीक नहीं रहेगा। हाँ, ये बात भी है कि सामान्य बुद्धि वाला भी कर सकता है, इसलिए उसको बोलते हैं औसत तंत्र, मीडियोक्रेसी। डेमोक्रेसी टेंड्स टू बी मीडियोक्रेसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकतंत्र में सामान्य बुद्धि के लोग ही सत्ता में आते हैं। जो सबसे समझदार लोग हैं वो सत्ता में नहीं आ पाते हैं। ये तो कैसे, जैसे मनमोहन सिंह आ गए क्योंकि राहुल छोटा था इसलिए आ गए। अगर राहुल बड़ा होता तो बैरम खां को कौन पूछता उसके बाद? बैरम खां समझ रहे हैं ना? तो मनमोहन सिंह आधुनिक काल के बैरम खां थे, क्योंकि राजा छोटा था, अकबर छोटा था, इसलिए डेमोक्रेसी को लेकर रिस्क कुछ लोग फील करते हैं। सबसे अच्छा तर्क अगर आपको देना हो इस मामले में ना, एक व्यक्ति का तर्क है, उसने कहा, उसका नाम मैं अभी तुरंत ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, आएगा तो बताऊंगा आपको उसका नाम क्या
था। उसने कहा कि मान लिया कि लोकतंत्र एक खराब मशीन है, मान लो कि वो एक कार है जो खराब हो गई है और आप कार से यात्रा कर रहे हैं, उसमें खराबी आ गई है। विकल्प क्या है? आप कार को ठीक करना चाहेंगे या बैलगाड़ी में जाना चाहेंगे? और लोकतंत्र आज के जमाने की अकेली कार है जो खराब हो जाती है, बाकी बैलगाड़ियां हैं। तो लोकतंत्र तमाम कमियों के बाद भी बाकी सबसे बेहतर सिस्टम है, इस पर आपत्ति नहीं है। लेकिन भय ये होता है कि अगर जनता के एटीट्यूड्स रैशनल ना हो, लॉजिकल ना हो, एक शब्द पता नहीं हमने डिस्कस किया नहीं, जिसको बोलते हैं बहुमत की तानाशाही। और बहुमत की तानाशाही भी उतना ही रिस्की माहौल है जितना रिस्क कोई भी तानाशाही हो सकती है। ठीक है, तो मैं जो कहना चाह रहा हूं कि राजनीतिक अभिव्यक्तियां इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र में जनता की अभिव्यक्तियों से ही शासन का स्वरूप, शासक का स्वरूप तय होता है और देश का भविष्य तय होता है। अब मान लीजिए कोई पूछे कि भाई डेमोक्रेसी ठीक है, लेकिन तानाशाही की स्थिति में क्या मानेंगे आप? जैसे किम जोंग, ये नाम है ना उस जोकर का, किम जोंग उन। हाँ, वो चलते हुए भी लगता है कि लुढ़क रहा है और उसको लगता है कि दुनिया उसके भरोसे चल रही है। देखिए कितनी मतलब गलतफहमी लोगों को हो जाती है। अब आपको एक बात बतानी है, फिर मैं आपको बताऊंगा कौटिल्य ने इस मामले में क्या कहा, बोधा ने क्या कहा, तुलसीदास ने क्या कहा। पहले मैं देखना चाहूँ कि आप क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि आप उन तीनों से बेहतर कहेंगे, क्योंकि वो तीनों आपसे 400-500 साल पहले हो चुके हैं। 500 साल का बेनिफिट आपके पास है चिंतन का। किम जोंग उन चल रहा है क्योंकि जनता चलने दे रही है, या जनता चल रही है क्योंकि किम जोंग उन चलने दे रहा है? इनमें से कौन सी बात सही है? आप में से कितने लोग मानते हैं कि जनता चल रही है क्योंकि किम जोंग चलने दे रहा है? हाथ खड़ा करें। आवाज तो बहुत जोर से आई थी, हाथ एक को नहीं खड़ा कर रहा आप में से। और किम जोंग चल रहा है क्योंकि जनता चलने दे रही है। बहुत बढ़िया, आपने दिल जीत लिया, एकदम शानदार बात कह दी। अगर किम जोंग उन चल रहा है तो इसलिए चल रहा है कि जनता का पारा अब तक उतना हाई हुआ नहीं है, सुअर की चर्बी नहीं आई अब तक सामने। गांधी जी तो कितने आए, तो क्या लगा कि गांधी जी को तो एक इंडिविजुअल से बात नहीं बनेगी वहां, इंडिविजुअल से बात शायद नहीं बनेगी वहां। क्रूर से क्रूर सत्ता को यह पता है कि जिस दिन जनता ने उसकी क्रूरता को झेलने से इनकार कर दिया उस दिन वो चल नहीं पाएगा। कौटिल्य कह गया। हांगकांग में दोनों चीजें दिख रही हैं, ऐसा क्या है? हांगकांग में तो चीन की सत्ता का विरोध ठीक ठाक हो ही रहना भाई, इससे क्या दिक्कत है? कौटिल्य ने कहा है, और ठीक यही बात 16वीं सेंचुरी में यूरोप में, फ्रांस में एक बोधा नाम का आदमी हुआ, जीन बोधा या जिया बोधा बोलते हैं, BODIN, बोर्डिन आप पढ़ेंगे, लेकिन वो फ्रेंच उच्चारण बोधा होता है उसका, जैसे JEAN जीन, लेकिन फ्रांस के लोग जीन नहीं, जिया बोलते हैं, जिया, जिया बोधा, जीन बोर्डिन जिसको हम कहते हैं। वो दोनों एक ही समय में हुए, मतलब तुलसी की बात, तुलसीदास एक कवि है भारत में, और बोर्डिन उस समय वहां फ्रांस में है, एक ही समय है, एक ही आर्गुमेंट है दोनों का। और वो आर्गुमेंट कुछ हजार साल पहले कौटिल्य भी दे चुका है, और वो ये है कि राजा जी इस बात का ध्यान रखना कि प्रजा आपके आदेश मानती है, सब मानती है, लेकिन दरअसल आप उसी दिन तक राजा हैं जब तक प्रजा आपको राजा मानने को तैयार है। इसलिए प्रजा को इतना मत सताना कि प्रजा नाराज हो जाए, और जिस दिन प्रजा नाराज होगी सत्ता तो जाएगी ही, बहुत कुछ और भी जाएगा उस दिन, जान चली जाएगी उस दिन। तो किम जोंग इसलिए किम जोंग है। किम संस्कृत में किम मतलब क्या? किम जोंग कौन है? जोंग। अगर जनता उठ गई ना तो जनता बोले किम जोंग, कुत्र कुत्र जोंग, जोंग कहां गया? क्योंकि जनता का एटीट्यूड अभी ये है कि सह लो, और जिस दिन एटीट्यूड ये बन गया कि नहीं सहना है, कोई किम जोंग, कोई उसकी सरकार, ना उसकी तोपें, ना उसके भूखे कुत्ते रोक पाएंगे सत्ता को बदलने से। इसलिए कहते हैं कि राजनीतिक अभिवृत्तियां समाज की कैसी हैं ये तय करती हैं कि समाज का भविष्य, समाज का स्वरूप कैसा होगा। क्या आप इसके बारे में 100 शब्द लिख पाएंगे इसकी तारीफ में? इसका महत्व क्या होता है? चलिए अब आइए, कैसे बनती है राजनीतिक अभिवृत्तियां, कैसे बनती हैं? सारा वही खेल है, कुछ अलग नहीं है। बस एक शब्द बीच बीच में 3-4 बार लिख लिख के अंडरलाइन कर देना, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। इसका हिंदी अनुवाद क्या होना चाहिए बताइए अपने आप? राजनीतिक सामाजिकरण। राजनीतिक के बाद, ठीक है, और अब कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है देख के? राजनीतिक सामाजिक कारणा। तो जब ये वाले डंडे खराब लग रहे हैं आपको, तो ये डंडा भी उतना ही खराब है। ऐसे नहीं बोलने कि जो डंडा हमने एक्स्ट्रा लगाया वो अच्छा है, आपने जो है वो खराब है, ऐसे नहीं करना है। समाजीकरण, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहली बार बताया था, उसके बाद जो आंसर लिख के भेजते हैं डंडा पता नहीं कहां से प्रकट हो जाता है उसमें सर के बाद। समाजीकरण है, ठीक। राजनीतिक समाजीकरण क्या होता है? मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो हरा कबूतर है बेसिकली कबूतर है जो हरा है, याद आई बात? तो राजनीतिक समाजीकरण बेसिकली क्या है? वो बेसिकली राजनीतिक है या समाजीकरण है? वह समाजीकरण जो राजनीतिक है। और समाजीकरण क्या होता है? ए सोशल बच्चे को, समाज तटस्थ बच्चे को समाज के तौर तरीकों को सिखाने की सारी प्रक्रिया समाजीकरण है। जब समाज की हर चीज सिखाते हैं तो समाज का एक पक्ष राजनीति भी है, राजनीति भी सिखाते हैं।
तो किसी बच्चे के जीवन भर में राजनीति को सीखने की जो पूरी प्रक्रिया है उसका नाम है राजनीतिक समाजीकरण। ये शब्द बहुत प्रचलित है, हो सकता है इसी पर सवाल ही आ जाए, इस पर जीएस में भी सवाल आ सकता है पेपर 2 में, क्योंकि ये शब्द इतना पॉपुलर है। तो जब भी आपसे पूछें राजनीतिक अभिवृत्तियां कैसे बनती है, खटाक से बड़ा बड़ा लक्षण राजनीतिक समाजीकरण, अंडरलाइन करना, 1-2 स्टार चांद चुन बनाना उसके आसपास ताकि सुंदर सा दिखे, और फिर उसकी व्याख्या कर देना कि क्या होता है। होता क्या है, किसी बच्चे को जो राजनीति को बिल्कुल नहीं जानता उसको राजनीतिक प्रक्रियाओं से जोड़ने सिखाने की सारी प्रक्रिया राजनीतिक समाजीकरण है। तो अपने आप बताइए, कॉमन सेंस से कहां से शुरू होती है? बच्चा पॉलिटिक्स को सीखना कहां से शुरू करता है? परिवार से सीखता है, सीधी सी बात है। एक तो वो वाली जो परिवार के अंदर की पॉलिटिक्स है, पर अभी उसकी बात नहीं चल रही है। वैसे पॉलिटिक्स परिवार के अंदर होती है क्या? क्या राय है आप लोगों की? एक सच्चे अच्छे पवित्र परिवार के भीतर पॉलिटिक्स होती है कि नहीं होती है? अपने घर की पॉलिटिक्स को समझ पाते हैं? तो आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि आपके घर की पॉलिटिक्स जो है वो तानाशाही के इर्द गिर्द घूमती है, और कितने लोगों के घर की पॉलिटिक्स लोकतंत्र के आसपास घूम रही है? और सबसे सुंदर कॉम्बिनेशन क्या है? जहां दिखता है लोकतंत्र पर होती है तानाशाही। ईमानदारी से हाथ खड़ा कर लो, लोकतांत्रिक आवरण में तानाशाही चल रही है। जहां पेरेंट्स बोलते हैं कि आओ बच्चों आओ मिलकर बात करेंगे, आओ बच्चों आओ, हाँ बेटा देखो बेटा ये विचार आया है, ये सोच रहे हैं, तो मेरा विचार है कि ये कर लेते हैं, बाकी आप लोग बताओ बेटा। और सबको पता है कि जो बताएगा उसको धरेंगे कसके, फिर बोलेंगे नहीं पापा आपने ठीक ही सोचा, पापा ठीक सोचा था मैंने, हाँ पापा ने ठीक सोचा है, हाँ बेटा तुम बताओ, नहीं पापा ठीक सोचा, मैं तो ठीक ही सोचता बेटा, फिर भी लेकिन बोलना तो बोल दो कुछ। और अंत में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित होता है कि पापा ने ठीक ही सोचा है। चलिए, असल में सबसे बड़ी बात है कि फैसला अंततः किसका है कई बार समझ नहीं आता है। सबसे ग्रे एरिया यही है कि कई बार ये क्लियर नहीं होता कि फैसला फाइनली इसका था कि उसका था कि पेरेंट्स का था कि गांव का था कि मोहल्ले का था, समझ नहीं आता है, बड़ा कंफ्यूजन वाला होता है। चलो, तो पहली बात परिवार कैसे सिखाता है? देखो, जिन परिवारों में लोग पॉलिटिकल एक्टिव होते हैं ना, उनके छोटे बच्चों को आप देखिए, बच्चे की उम्र 9 साल से कम हो, 13 तक भी चलेगा। आमतौर पर 9, 10, 12, 13 साल तक के बच्चों को पॉलिटिक्स की समझ ऐसी नहीं होती कि वो बहुत स्वतंत्र समझ हो। इस उम्र तक के बच्चों के पॉलिटिकल एटीट्यूड्स लगभग 100% वही होते हैं जो उनके परिवार के होते हैं। थोड़ा सा अंतर स्कूल से आ सकता है, स्कूल की मैम का कुछ और एटीट्यूड है ना, तो मैम तो भगवान है, मैम के सामने ना बाप चलेगा ना माँ चलेगी। लेकिन अगर मैम ने कुछ नहीं बताया है तो पॉलिटिकल एटीट्यूड वही चलेगा जो पेरेंट्स ने बता रखा है। अब दिल्ली में इलेक्शन है ना, अब जहां भी रहते हैं आसपास के टिंगू मिंगू पे ध्यान देना थोड़ा सा, जो रहते हैं टिंगू मिंगू थोड़े से। अब इलेक्शन के समय छोटे टिंगू मिंगू 2-4 क्या करेंगे, टोपी लगा लेंगे आम आदमी पार्टी की या कांग्रेस की लगा लेंगे, और बोलेंगे झालू पे वोट देना, झालू पे वोट देना। अब इधर आप झालू पे वोट देना, आप चिकोटी काटेंगे उससे कमक, आप उसी गाल पे चिकोटी काट देंगे, क्यों वोट देना झालू पे? तो फिर वो उत्तर देगा क्योंकि दालू अरविंद केजरीवाल की है। उसे कुछ नहीं पता। आप पूछेंगे तुझे कैसे पता, तो ले दे के अंत में सार आएगा क्योंकि उसके पापा या मम्मी ऐसा बोलते हैं घर में। वो घर में जो सुनेगा वही उसका एटीट्यूड है, और उसका शौक है सामाजिक होने का, वो प्रचार करना चाह रहा है। उसको वोट अपना देने को नहीं मिल रहा है तो चाहे दूसरों को दिलवा दो, कम से कम किसी की गोदी में चढ़ के जाऊंगा वोट दिलवाने के लिए, कम से कम कुछ तो ऐसा करूं। तो ये जो बच्चों के एटीट्यूड से बनते हैं परिवार से, इस पर तो सहमति, अभी 3-4 केस स्टडीज लिखवाता हूं आपको। परिवार के बाद स्कूल, और स्कूल अगर किसी खास विचारधारा का है तो वहां से कार्डर बन जाता पूरा का पूरा। अगर किसी खास विचारधारा का स्कूल है तो वहां से बहुत सारे वोटर निकलते हैं, 18 के होते ही, आपको पता ही है। स्कूल पूरा हुआ, 2000 वोटर बाहर निकले वहां से, एक पार्टी विशेष के, क्योंकि पट्टी पढ़ा दिया, 13 साल में इतनी पट्टी पढ़ाई है कि बच्चा उसी को वोट देता है, उसकी चॉइस वही बन गई है। तो स्कूल साथ में कॉलेज भी कर लीजिए। उसके बाद फिर समाज तो है ही, समाज में किस किस से होता है। इसके बाद मीडिया, विशेष रूप से मीडिया में जो पॉलिटिकल एंगल की चीजें हैं, और कोई चमत्कारी नेता अगर है, तो कोई ऐसा नेता अगर कैरिस्मेटिक पैदा हो गया, जैसे आजकल कई हो गए हैं, आजकल तो कई हैं थोक में कैरिस्मेटिक लीडर्स हमारे देश में, अच्छी बात है, इसका फायदा ही है, कोई खास नुकसान तो नहीं। ये सब चीजें मिलकर बनाती हैं कि किसी व्यक्ति का राजनीतिक अभिव्यक्तियों का सिलेक्शन किस तरह का होगा। ये सब पर्याप्त है या इसमें एक पक्ष व्यक्ति की पर्सनैलिटी भी हो सकती है? तो एक तरफ लिखिए उसकी पर्सनैलिटी। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यदि किसी व्यक्ति का आईक्यू लेवल कम है तो उसकी ज्यादा संभावना कंजर्वेटिव एटीट्यूड्स की होगी या प्रोग्रेसिव की होगी? कंजर्वेटिव की होगी। और इसका मतलब राजनीतिक अभिव्यक्तियों के निर्माण में व्यक्ति का व्यक्तित्व और बहुत सारे सामाजिक कारक मिलकर भूमिका निभाते हैं। इन सबके सम्मिलित प्रभाव को बोलते हैं राजनीतिक समाजीकरण। अगर किसी का पॉलिटिकल एटीट्यूड चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे? जैसे बाकियों का करते हैं। तो परिवर्तन कैसे करेंगे? इसके नीचे लिखो वैसे ही। वैसे ही मतलब जैसे बाकी का करते हैं। बाकी का कैसे करते थे? ऐसे ही। बताओ ना, ध्यान नहीं है? जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन था, बाध्यकारी संपर्क है, फोर्स्ड कांटेक्ट है, किसी पार्टी से नफरत है बच्चे को, उस पार्टी के किसी ग्रुप में 4 दिन छोड़ दीजिए, 4 दिन में रह के आना है। संभावना है कि 4 दिन उनकी बातें सुनकर समझ के उसको शायद अप्रिशिएट करे, हो सकता है। और क्या हो सकता है? हर एक मत लगाना, जैसे भूमिका निभाने से क्या भूमिका निभाएगा, कुछ ऐसी बातें जो उससे जुड़ती हों। और क्या हो सकता है? सोशल जो ग्रुप एफिलिएशन है, यदि इस व्यक्ति का ग्रुप चेंज कर दिया जाए, प्राइमरी ग्रुप का बड़ा महत्व होता है। आमतौर पर प्राइमरी ग्रुप के सब व्यक्तियों का वोटिंग बिहेवियर जैसा होता है, तो यदि इसका प्राइमरी ग्रुप चेंज हो जाएगा तो संभावना है कि इसका पॉलिटिकल एटीट्यूड या इंक्लिनेशन भी चेंज हो जाएगा। और क्या हो सकता है इसके अलावा? भूमिका परिवर्तन, मतलब भूमिका परिवर्तन इस सेंस में हो सकता है कि वो किसी सोशल रोल में था, वहां गया तो वहां चेंज हुआ, इस तरह कहना चाह रहे हैं।
हाँ हाँ, वहां उसको फायदा मिलने लगेगा, किसी पार्टी में था, उसका नेता वेता बन गया तो उसको फायदा मिल जाएगा, ठीक है, हो गया, काफी है। कुल मिला के 50 शब्द लिख लेंगे ना, कैसे चेंज होता है, बस जैसे बाकी सब होते हैं वैसे ये भी होते हैं। अब जल्दी से 3-4 केस स्टडीज मैंने लिखवाई थी, एक सब नोट कर लीजिए जो पॉलिटिकल एटीट्यूड्स के बारे में है। लिखिए, पहला, मैकक्लोस्की, याद आ रहा है आदमी? आप लोग जिस भाव से देख रहे लग रहा है जीवन में कभी नहीं सुना है, क्योंकि 2 दिन पहले लिखवाया आपको मैंने। मैकक्लोस्की, क्या रिसर्च थी इसकी? मैकक्लोस्की, ऐसा कर ले, मैकक्लोस्की है, या तो 2 का लगा लीजिए, इतना कौन पूछता है, कुछ भी लिख लीजिए। मैकक्लोस्की, रिसर्च है 1958 की। एक वाक्य में लिखिए, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि कम है, बुद्धि लब्धि क्या होती है? आईक्यू, सिंपल आईक्यू लिखो ना, क्यों ऐसी विदेशी भाषा लिखते हो? जिन व्यक्तियों का आईक्यू कम है वे प्रायः रूढ़िवादी राजनीतिक दलों का समर्थन करते हैं। दूसरा लिखिए, दूसरी भी आपको मैंने लिखवाई थी, उसमें एल्डरवेल्ड और डोज 2 लोग थे। मतलब ये सब तो गहने हैं, कहीं अपने उत्तर में एक आध जगह चमका के आ जाइएगा, बप्पी लाइट मत बनिएगा कि गहने गहने दिख रहे हैं, आदमी दिख नहीं रहा। तो आंसर के बीच में आएंगे तो ठीक है, अगर आंसर बीच में आएगा तब ठीक नहीं है। तो हाँ, एल्डरवेल्ड एंड डॉज, इनकी जो रिसर्च है वो कब की थी? 1954 की। और इसमें एक ही बात थी कि जब फेस टू फेस इंटरेक्शन हुई तो 75% व्यक्तियों का पॉलिटिकल एटीट्यूड चेंज हुआ। याद है कुछ? 1 to 1 या फेस टू फेस, जब किसी व्यक्ति ने सामने बैठकर लोगों की राजनीतिक अभिवृत्तियां बदलने का प्रयास किया तो रिजल्ट 75% था, जबकि मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से रिजल्ट 19% था। तीसरे में 3 लोग हैं, कितने नाम आप याद करेंगे? एक का नाम है कैंपबेल, एक से ही काम चला लो या 3 का नाम बताऊं? बता दो, लिख लो। कैम्बेल, दूसरा है ग्यूरिन, GURIN, और तीसरा है मिलर, ये भी 1954 की ही स्टडी है, 1954। इनका यह है कि प्राथमिक समूह के सदस्यों की राजनीतिक अभिव्यक्तियों में बहुत ऊंचा सह संबंध होता है। प्राथमिक समूह के सदस्यों की राजनीतिक अभिवृत्तियों में बहुत ऊंचा सह संबंध होता है। प्राथमिक समूह में कौन कौन आ जाएगा? तो ब्रैकेट में लिख लो, परिवार, मित्र समूह, मुख्य रूप से ये 2 हैं, परिवार और मित्र समूह। इसी साल 3 और लोग भी खाली थे, उन्होंने भी रिसर्च कर लिया और उसमें निष्कर्ष निकाला कि सबसे बड़ी भूमिका परिवार की होती है। और 3 नाम लिखोगे, कोई भी 3 चला लो, बताऊं? पक्का? पहला है बारेल्सन, BARELSON, बारेल्सन। दूसरा है लेजर्सफेल्ड, LAZARSFELD, लेजर्सफेल्ड। और तीसरा है मैकफी, MCPHEE, मैकफी, 1954। और इसका दावा है कि राजनीतिक अभिव्यक्तियों के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका परिवार की होती है। तो जब आप कोई